हिंदी प्रवक्ता। आज का मेरा विषय है प्रत्यय। तो प्रत्यय को प्रारंभ करने से पहले, इससे पहले की कक्षा में जो कुछ भी हुआ था उसी को दोहराते हुए आज के टॉपिक पर हम आते हैं, इसे हम कंटिन्यू करते हैं। तो वैसे तो मैंने आपको बताया था और हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के नाते आपस में बातचीत करना बहुत ही आवश्यक होता है और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बात कर सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है और उस विषय को, जो कुछ भी विषय उसने समझा है उस विषय को वो विश्लेषण भी कर सकता है। तो ऐसी शक्ति जो है मनुष्य को ही होता है। तो इसी वजह से मनुष्य भाषा को माध्यम बनाकर, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपने मन के विचारों को लिख सकता है और बोल सकता है। लिखकर और बोलकर अपने मन की भावनाओं को, विषयों को वो व्यक्त करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाषा के दो पक्ष हो गए, लिखित और मौखिक। मौखिक यानी कि जो मैं अभी बात कर रही हूँ, जो बोल रही हूँ, मैं जो कुछ भी विषय बोल रही हूँ वो मौखिक भाषा का रूप है, उसे कह सकते हैं कि हम मौखिक भाषा का रूप है। उसी तरीके से लिखित रूप यानी कि जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ उसे आप या तो नोट कर रखोगे या तो लिख कर रखोगे, या कुछ भी विषय हम जानते हैं उसे लिख कर रखना, जैसे कि पत्र लिखना या नोट्स लिखना, उस तरीके से लिख कर रखने की जो क्रिया होती है उसे हम भाषा का लिखित रूप भी कह सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? लिखने के लिए और बोलने के लिए शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। शब्द एक तरह से हम उसे निधि कह सकते हैं, ट्रेजर कह सकते हैं। भाषा बोलने के लिए और लिखने के लिए शब्द एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। बिना शब्दों के हम कह नहीं सकते, लिख नहीं सकते, ऐसा होता है। तो किसी भी भाषा, चाहे कोई भी हो सकता है, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी, कोई भी हो सकती है। तो लिखने के लिए क्या चाहिए, बोलने के लिए क्या चाहिए? शब्द चाहिए। शब्द जो है किसी भी भाषा के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो शब्द ही भाषा को समृद्ध बनाता है, तभी शब्द को भाषा की संपत्ति कहा जाता है। भाषा का शब्द सामर्थ्य ही उसे, भाषा को एक तरह से सुदृढ़ बनाता है। क्या? शब्द ही सुदृढ़ बनाती है। शब्द, बिना शब्दों के भाषा का कोई महत्व नहीं रहेगा वहाँ पर। तो शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शब्द रचना की प्रक्रिया जो है, कैसे हो सकता है कि अनेक अक्षरों को मिलाकर वहाँ पर शब्द बनते हैं। तो वो अलग अलग तरीके से वहाँ पर शब्द बना सकते हैं। और क्या होता है कि शब्द एक अपना ही अर्थ देता है। वहाँ पर हर एक शब्द का अपना अर्थ होता है। तो हिंदी व्याकरण में हम सार्थक शब्दों का, यानी जिन शब्दों का अर्थ होता है उसी को हम ले सकते हैं। सार्थक शब्दों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है और बिना शब्दों के भाषा को हम बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते। तो इस तरह से शब्द रचना का 4 प्रक्रिया देख सकते हैं। एक तो उपसर्ग लगाकर, दूसरा प्रत्यय लगाकर, और तीसरा संधि द्वारा, और चौथा समास द्वारा। इससे पहले की कक्षा में मैंने आपको उपसर्ग के बारे में बताया था। उपसर्ग लगाकर शब्द को कैसे बना सकते हैं, किस तरह से शब्द रचना कर सकते हैं, इन सभी बातों के बारे में मैंने आपको बताया था। और आज की कक्षा में हम प्रत्यय लगाकर शब्द रचना कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से किया जाता है, प्रत्यय यानी कि क्या है, प्रत्यय की परिभाषा के साथ उसमें कितने प्रकार होते हैं, वो सब कौन कौन से हैं, और उनमें से हम किस तरह से उसे प्रत्यय को लगाकर किस तरह से हम शब्द को रच सकते हैं, इन सभी बातों को आज की कक्षा में हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे शब्द प्रत्यय क्या है। परिभाषा: वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या पूरी तरह बदलाव ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अर्थात जो वर्ण या पदांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। उपसर्ग की भांति प्रत्यय का अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता। इससे पहले की कक्षा में मैंने आपको उपसर्ग के बारे में बताया था। तो उपसर्ग क्या है?
एक मूल शब्द के यानी शब्द के आगे जुड़कर उस मूल शब्द में एक विशेष अर्थ वहाँ पर लाता है, उस तरीके का एक शब्द, यानी शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय यानी कि शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देता है। वो क्या है? शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले एक शब्द और एक विशेष अर्थ भी देता है या पूरी तरह बदलाव ला देता है, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उसे हम प्रत्यय कह सकते हैं। और प्रत्यय का भी उपसर्ग की तरह ही प्रत्यय का अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। जब किसी शब्द के साथ जुड़ने के बाद ही प्रत्यय जो है किसी शब्द के अंत में जुड़ने के बाद ही वो कुछ अर्थ वहाँ पर नजर आता है हमें। उसका स्वतंत्र रूप से कोई वजूद नहीं है, कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए पंकज, ये एक शब्द है। यहाँ पर पंक यानी कि कीचड़, ज जो है जन्म लेने वाला, ये पंक के साथ ज प्रत्यय मिलाकर पंकज बन गया। उसी तरीके से जलज, जल के साथ ज प्रत्यय मिलाकर जलज बन गया। जल यानी पानी, जलज यानी कि कमल। तो उस तरह से यहाँ पर बनता है। प्रस्तुत उदाहरण में जा प्रत्यय लगाने से पंकज और जलज का अर्थ कमल हो जाता है। तो इस तरह से इस डेफिनेशन और इस उदाहरण को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्यय क्या है। प्रत्यय के भेद को देखते हैं अब। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कृत प्रत्यय, उसे हम कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं, और तद्धित प्रत्यय। तो आगे देखते हैं कृत प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप अर्थात उनकी धातु के अंत में लगकर संज्ञा, सर्वनाम, शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय का दूसरा नाम कृदंत प्रत्यय भी है, क्योंकि ये क्रिया की धातु के मूल रूप के अंत में जुड़ते हैं। हिंदी की क्रियाओं के सामान्य रूप के अंत में पाए जाने वाले ना को हटाने पर जो बचता है वही क्रिया का मूल रूप या क्रिया की धातु कहलाता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो प्रत्यय की क्रिया के मूल रूप यानी कि उनके धातु के अंत में लगकर क्रिया के जो मूल रूप होते हैं यानी कि धातु के अंत में लगकर संज्ञा, सर्वनाम शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कह सकते हैं। तो क्रिया का जो मूल रूप कौन सा है यानी कि धातु कौन सा है, ये हमें पहले जान लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण को दिया गया है। क्रिया का सामान्य रूप यहाँ पर पता चलेगा आपको, यानी कि पढ़ना, पढ़ना, लिखना, बोलना, चलना, भागना। तो यहाँ पर हमें ना को हटाएंगे तो जो मिलेगा, जो शब्द मिलेगा वही क्रिया का मूल रूप या धातु कहलाएगा। जैसे पढ़, लिख, बोल, चल, भाग, इसमें ना ऐड करने से, ना प्रत्यय को जोड़ने के बाद वो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है, नहीं तो वो ना हटाएंगे तो वो मूल रूप या धातु कहलाएगा। तो इसे हम धातु कह सकते हैं। कृत प्रत्यय के उदाहरण यहाँ पर है, देखिए पढ़, ये धातु है, क्रिया का मूल रूप पढ़, उसमें प्रत्यय आकु जोड़कर पढ़ाकू बन गया। तो यहाँ पर मूल रूप यानी कि धातु को एरा प्रत्यय जोड़ने से लुटेरा बन गया। रख धातु में वाला प्रत्यय जोड़ने से रखवाला बन गया। कृत प्रत्यय के प्रयोग से बनने वाले शब्द कृत प्रत्यय से निम्नलिखित 5 प्रकार के शब्द बनते हैं। कृत प्रत्यय के प्रयोग से 5 प्रकार के शब्द बनते हैं। उसे हम कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और विशेषणवाचक, ये 5 प्रकार के शब्द यहाँ पर बनेंगे। तो सबसे पहला कृत प्रत्यय देखते हैं, उसमें क्या होता है। कृत प्रत्यय में कर्तृवाचक कृत प्रत्यय किस प्रकार से निर्माण होता है, उन शब्दों को कैसे बनाया जाता है, यहाँ पर उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर रटना, बिकना, खाना, खेलना, गढ़ना, जड़ना,
धुनना, पीना, घूमना, भुलाना, भूलना। तो इस तरह से के कुछ यहाँ पर क्रिया के रूप है, सामान्य रूप है। उसमें रट ना निकालेंगे तो हमें क्या मिला, मूल रूप मिल गया। उसमें ऊ ऐड करने पर, ऊ प्रत्यय जोड़ने पर रट्टू। बिकना, इसमें ना हटाएंगे तो हमें एक मूल शब्द मिल गया, धातु मिल गया बिक। बिक में ऊ ऐड करने से बिकाऊ। उसी प्रकार से खाना, खा में ऊ ऐड करने से खाऊ। तो उसी प्रकार से हमें सभी शब्दों में यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं कर्तृ यानी कि कर्तृवाचक क्या है, कर्तृवाचक क्या है वो हमें पहले जानना है। यानी कि कर्तृ यानी कि हमने ऑलरेडी इससे पहले की कक्षा में हमने पढ़ा था कर्ता, कर्म, करण, ये सभी यानी कारक। कारक के भेदों को अगर आप अच्छे से समझोगे तो यहाँ पर कर्तृ में क्या इम्पोर्टेंट है, यानी कि कर्ता को इम्पोर्टेंस दिया जाता है और कर्ता के अनुसार ही क्रिया बदलती है, क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार होती है। तो उसको हमें ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जब इसमें कर्तृवाचकृत प्रत्यय किस प्रकार से बनाया जाता है, उसका निर्माण कैसे होता है, हमें इस उदाहरण के साथ देखेंगे तो समझ में आएगा। तो इस तरह से जैसे कि खेलना, ये एक क्रिया का रूप है। ना को हटाएंगे तो खेल धातु में आड़ी ऐड करने से खिलाड़ी बन जाता है। तो इस प्रकार से कर्तृवाचकृत प्रत्यय का निर्माण किया जा सकता है। उसके बाद देखेंगे कर्मवाचक कृत प्रत्यय। यहाँ पर कृत प्रत्ययों से कर्मवाचक शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है, इन उदाहरणों से देख सकते हैं। जैसे कि बिछाना, खेलना, इसमें औना ऐड कर कर बिछ, बिछ में ना निकालना है, बिछाना में ना निकालना है, खेलना में ना निकालना है। ये जो है क्रिया का मूल रूप है। उसमें ना को हटाएंगे तो हमें एक क्या है, एक धातु मिलेगा, क्रिया का मूल रूप यहाँ पर मिलेगा। तो उसमें औना ऐड करेंगे तो बिछौना, खिलौना, ओढ़नी, सूंघनी। तो इस तरह से होगा। तो यहाँ पर कर्म यानी कि कर्मवाचक यानी कि कर्म को महत्व दिया गया है। तो उस तरीके का आंसर यहाँ पर, यानी प्रत्यय को ऐड कर कर यहाँ पर हमें जो शब्द मिलते हैं, नया शब्द मिलता है, वो कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाएंगे। उसी प्रकार से तीसरा जो है करणवाचक कृत प्रत्यय। जिन कृत प्रत्ययों से करण यानी माध्यम या साधन, इसे हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। करण कारक यानी कारक को हमें अच्छे से स्पष्ट तरीके से समझेंगे तो ये भी हमें अच्छे से समझ में आएगा। करण यानी माध्यम या साधन का बोध कराने वाले शब्दों का निर्माण होता है। जैसे कि झाड़ना, इसमें ऊ ऐड करने से झाड़ू। कतरना, भौंकना, सुमरना में ई ऐड करने से कतरनी, भौंकनी, सुमरनी। तो इस प्रकार से होते हैं। उसके बाद देखेंगे भाववाचक संज्ञाएं बनाने वाले कृत प्रत्यय। तो यहाँ पर देखिए भाववाचक संज्ञा में ना तो कर्ता को महत्व दिया जाता है ना कर्म को। यहाँ पर भाव को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, यानी क्रिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। उसे हमें अच्छे से जान लेना है। और उसके बाद इन प्रश्नों को, अगर इन उदाहरणों को हम देखेंगे तो वहाँ पर हमें अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि पूज में आ ऐड करने से पूजा, कथ में आ ऐड करने से कथा, इच्छ में आ ऐड करने से इच्छा। तो ये सभी जो है प्रत्यय है, ये सभी जो है क्रिया के मूल रूप है। इसमें इस प्रत्यय को अंत में जुड़ते ही यहाँ पर एक नया शब्द हमें मिलता है। उसी तरीके से देखिए कसना, घूमना, यहाँ पर कस ना हटाना है, कस मूल शब्द है, उसमें आव ऐड करने से कसाव, घुमाव, छिड़काव, इस तरह से आएगा। पूजा, आपा में पूजा पा, लगना, चढ़ना में आना ऐड करने से लगान, चढ़ान। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। उसके बाद जो आएगा अगला तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में संज्ञा शब्दों के बाद लगाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा शब्द, तो यहाँ पर हमें संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं
उनमें हमें विकारी और अविकारी कारक जो कुछ भी है उसके बारे में अगर हम अच्छे से जानकारी हासिल करेंगे तो उसके बारे में जानेंगे तो ये सभी बातें हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए तद्धित प्रत्यय, संज्ञा शब्दों के बाद लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाता है। संज्ञा यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को बोधित करने वाले शब्द को, ज्ञात होने वाले शब्द को हम संज्ञा शब्द कह सकते हैं। तो तद्धित प्रत्यय यानी कि संज्ञा शब्दों के बाद लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनके प्रयोग से भाववाचक संज्ञाएं और विशेषण बनते हैं। स्त्रीलिंग व बहुवचन बनाने के लिए भी इनका प्रयोग होता है, जैसे कि मीठा, मिठास, गुण, गुणवान आदि। इसमें देखिए कुछ बातों को यहाँ पर हमें ध्यान में देखना है। तद्धित प्रत्यय भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करने वाले प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय भाववाचक विशेषण स्त्रीलिंग लिंग सभी देख सकते हैं। उसमें से सबसे पहले जो है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करने वाले प्रत्यय। तो सबसे पहले नरम, गरम, खेत, गुजरात, सरल, पशु, सुंदर, गुरु, प्रभु। यहाँ पर देखिए सभी मूल शब्द दिए गए हैं। उसमें प्रत्यय यहाँ पर इस कॉलम में सभी प्रत्यय दिए गए हैं। यहाँ पर ऐड करने से नरम में ई, नरमी, गरम में ई, गर्मी, खेती, गुजराती, सरल, सरलता, ता ऐड करने से सरलता, पशुता, सुंदरता, गुरुता। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करने वाले प्रत्यय इस प्रकार से है। उसके बाद जो आएगा दूसरा विशेषण, भाववाचक के बाद विशेषण शब्दों का, विशेषणों का निर्माण करने वाले प्रत्यय। तो मूल शब्द यहाँ पर है भूख, प्यास, मैल, प्यार। उसमें अ प्रत्यय ऐड करने से भूखा, प्यासा, मैला, प्यारा। तो इस तरह से बदला जाता है। उसके बाद लोभ, रेशम, जंगल, भार, हिंद। इसमें ई ऐड करने से लोभी, रेशमी, जंगली, भारी, हिंदी। तो इस प्रकार से हरेक शब्द का मूल शब्द में जब हम प्रत्यय अंत में लगाते हैं तो उसका अर्थ ही यहाँ पर बदल जाता है और नया शब्द यहाँ पर निर्मित होती है। तो ये कुछ विशेषण शब्द है। उसके बाद हम देखेंगे स्त्रीलिंग का निर्माण करने वाले प्रत्यय। तो स्त्रीलिंग का निर्माण करने वाला प्रत्यय जो है इस प्रकार से है, जैसे छात्र, शिष्य, वृद्ध, बाल। प्रिया में आ ऐड करने से छात्रा, शिष्या, वृद्धा, बाला, प्रिया। यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण कैसे किया जाता है इसके बारे में बताया गया है। जैसे लड़का, मामा, बेटा, चाचा, काका में ई ऐड करने से लड़की, मामी, बेटी, चाची। तो इस प्रकार से हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द में, और इसके अलावा धोबी, सुनार, लोहार में इन ऐड करने से धोबिन, सुनारिन, लुहारिन। तो इस प्रकार से यहाँ पर पुल्लिंग वाले शब्दों में ये प्रत्यय अंत में लगाने से उसे हम कैसे स्त्रीलिंग बना सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो है बहुवचन का निर्माण करने वाले प्रत्यय। यहाँ पर मूल शब्द और ताला, मूल शब्द देखिए यहाँ पर ताला, घोड़ा, कोड़ा में ए ऐड करने से वो बहुवचन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ताले, घोड़े, कोड़े। इसी प्रकार से किताब, किताबें, सड़क, सड़के, कन्या, कन्याएं, बुढ़िया, गुड़िया, चिड़िया। डिबिया में या ऐड करने से बुढ़िया, गुड़िया, चिड़िया, डिबिया। इस तरह से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्रम बताने वाले प्रत्यय। क्रम बताने वाले प्रत्यय देखिए यहाँ पर, जैसे कि नंबर्स। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 5, 10, 20, 100, 2, 3, 1, 2, 3। इन सभी जो क्रम बताने वाले जो शब्द है उसमें एक जो प्रत्यय वा, सरा, हरा ऐड कर कर 5वां, 10वां, 20वां, दूसरा, तीसरा, इकहत्तरा, दोहरा। इस तरह से हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे हम बहुत सारे शब्दों को बना सकते हैं। उसके बाद देखिए कुछ अन्य तद्धित प्रत्यय। यहाँ पर देखिए मुख, दुख, सुख, रसोई में या प्रत्यय ऐड करने से मुखिया, दुखिया, सुखिया, रसोईया। तो इस प्रकार से हम कुछ और भी
यहाँ पर शब्द निर्माण कर सकते हैं तद्धित प्रत्यय को यूज कर। लड़की पानी में हारा ऐड कर लकड़हार, पनिहार, तो इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से हर एक, यहाँ पर हम देख सकते हैं एक साइड में मूल शब्द है और दूसरे कॉलम में जो है प्रत्यय को बताया गया है और तीसरे कॉलम में निर्मित शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। तो एक प्रत्यय जो है मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण यहाँ पर हम कर सकते हैं। इस प्रकार जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर, आरंभ में यहाँ पर ध्यान में सुनिए, किसी भी शब्द के आरंभ में जुड़कर एक नए अर्थ देने वाले शब्द वहाँ पर जब बनता है तो उससे वो क्या है, आरंभ में जुड़ने वाला क्या है, उपसर्ग है। और किसी शब्द के अंत में जुड़कर जो नया शब्द बनाते हैं उसे हम प्रत्यय कह सकते हैं। धातुओं के अंत में लगकर बने नए शब्द तृतीय प्रत्यय कहलाते हैं और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के अंत में लगकर बने नए शब्द तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। किंतु कुछ उदाहरण ऐसे भी होते हैं, लेकिन ये बात भी ध्यान में रखना है कि कुछ उदाहरण ऐसे भी होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए उप, ये सभी आगे जुड़ने वाले शब्दों को मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था क्या है, वो उपसर्ग है। और ये जो है मूल शब्द है, उप प्लस कार मिलकर उपकार बनता है और इस उपकार में ई प्रत्यय को अंत में जोड़ेंगे तो उपकारी बनता है। उसी प्रकार से स्व प्लस अल्प, स्व उपसर्ग अल्प के साथ जुड़ने पर उसके बाद जो प्रत्ययता डालने पर स्वल्पता। उसी प्रकार से अप प्लस मान, अप उपसर्ग में उपसर्ग को मान मूल शब्द के साथ जुड़कर उसके बाद इत प्रत्यय को अंत में जोड़ेंगे तो अपमानित। तो इस प्रकार से आपको क्या होगा, कुछ ऐसे भी शब्द मिलेंगे जहाँ पर उपसर्ग और मूल शब्द को जोड़ने के बाद उसके अंत में फिर से हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो वहाँ पर एक नया शब्द क्रिएट होगा, एक नए अर्थ देने वाले शब्द वहाँ पर, एक विशेष अर्थ देने वाले शब्द वहाँ पर हमें मिलेंगे। तो इस प्रकार आज के कक्षा में मैंने आपको प्रत्यय क्या है, उसके कितने प्रकार है और उपसर्ग और प्रत्यय में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद उपसर्ग और उपसर्ग जुड़कर एक मूल शब्द, जब एक नया शब्द क्रिएट होता है उसके बाद फिर प्रत्यय डालने से उससे भी विशेष तरीके का एक और शब्द वहाँ पर मिलता है। इन सभी बातों को हमने देखा और इस आशा करती हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं अपना विषय यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।